करियर मेकर में आप सभी का भरपूर स्वागत है। एसएससी जीडी की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम हाजिर हैं आपके सामने 27 नंबर का वीडियो लेकर के। आशा है कि पुराने वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए समय बर्बाद ना करते हुए चलते हैं अपने प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं? तो याद रखें, जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें आपका जो तत्वों का नंबर है, तो तत्वों की जो संख्या है वो आपका कितनी है? 118 तत्व है। जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो देने वाले व्यक्ति का नाम है मोसले। आधुनिक आवर्त सारणी देने वाले हैं, जबकि पहली बार आवर्त सारणी देने वाले व्यक्ति का नाम था मेंडलीफ। मेंडलीफ ने पहले बार आवर्त सारणी दी थी, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी मोसले ने दी है। जो मेंडलीफ की पीरियडिक स्टेबल आवर्त सारणी थी वो परमाणु भार पर आधारित थी, परमाणु भार पर आधारित थी, जबकि जो मोसले की आवर्त सारणी है वो एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक पर आधारित है। इन बातों को भी आप याद रखें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखें कि एक महान आदिवासी नेता वीर लखन नायक ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और 1943 में अंग्रेजों द्वारा उन्हें फांसी दे दी गई थी। याद रखें, जो वीर लखन नायक हैं इन्होंने आपका भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में हुई थी और वीर लखन सिंह ने 1943 में आपका उड़ीसा से क्या लिया था? भाग लिया था और अंग्रेजों द्वारा उन्हें बाद में क्या कर दी गई थी? फांसी दे दी गई थी। ठीक है, चौधरी मेहर अली ने भारत छोड़ो का नारा तैयार किया था। इस बात को भी आप याद रखेंगे। ठीक है, हाँ, 9 अगस्त 1942, 8 से 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन आपका गांधी जी ने पहले से ही बता दिया था कि इसमें सभी व्यक्ति भूमिका निभाएंगे। तो जो बड़े बड़े लोग थे उनको पहले ही ऑपरेशन शून्य के तहत सबको गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, और सबको अलग अलग जेल में रखा गया था। महात्मा गांधी को यरवदा जेल, ऐसे आपका बहुत सारे जो नेता थे उनको अलग अलग जेलों में रखा गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। भारत के संशोधित संविधान के अनुच्छेद 279 ए के अनुसार जीएसटी परिषद, याद रखें आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है, परिषद 279 ए के तहत आपका जीएसटी परिषद बनती है। तो में केंद्र राज्य का एक संयुक्त मंच होगा, निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे। मतलब केंद्रीय जीएसटी परिषद में कौन कौन शामिल होगा? तो याद रखें, केंद्रीय वित्त मंत्री होता है, केंद्रीय राज्य मंत्री, राजस्व वित्त प्रभारी ये भी होता है, वित्त या कराधान प्रभारी मंत्री या प्रत्येक राज्य सरकार के द्वारा नामित कोई यंत्र मंत्री ये भी होता है। मतलब इसमें कौन सा उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर 4, 1, 2 और 3 जो बातें क्या है? सही है। ठीक है, बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसे सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी कहा जाता है, सेबी, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी आपका 1982 में क्या होती है? स्थापना होती है। तो पूछ रहा है वे सेबी की पहली महिला प्रमुख कौन बनी? तो सेबी की जो पहली महिला प्रमुख है वो बनी थी माधवी पुरी बुच। इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। सेबी 1982 आपका बना था। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। कबड्डी के खेल में एक समय में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ियों की फील्ड में खेलने की अनुमति होती है? तो कबड्डी में जो खिलाड़ी होते हैं प्रत्येक टीम में कितने होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? 7। ठीक है, चलिए बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। 2022 तक की स्थिति के अनुसार विश्व जनसंख्या में भारत का स्थान क्या है? याद रखिए, इसने बंद कर दिया है 2022, तो भारत का जनसंख्या का स्थान दूसरा है। 2022 के अनुसार चीन का स्थान आपका क्या है? पहला स्थान है जनसंख्या में, और भारत का स्थान क्या है? दूसरा स्थान है। लेकिन अब जब जनगणना होगी तो भारत का स्थान क्या हो गया? पहला हो जाएगा। 135 करोड़ आपका जनसंख्या चाइना की थी, हम लोग 140 के ऊपर निकल गए हैं। भारत का विश्व में पहला स्थान आएगा जब अब जनगणना होगी, और चीन दूसरे नंबर पर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्या है। चूफाट पाट पूर्वोत्तर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो जो चूफाट है आपका कहाँ का लोक नृत्य है? सिक्किम का आपका लोक नृत्य है चूफाट। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य सिलप्पीतिकारम की रचना एलंगो एलंगो नामक एक कवि ने लगभग
वर्ष पहले की थी, तो लगभग 1800 वर्ष पहले आपका क्या है, ये रचना हुई थी तमिल महाकाव्य शिलप्पीकरम की रचना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1800। ठीक है, पढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखें अगला प्रश्न क्या कहना चाह रहा है। शहरों में जल स्रोतों के संरक्षण तथा इस्तेमाल शुदा पानी को दोबारा इस्तेमाल करने, मतलब दोबारा पानी को इस्तेमाल करना है, मतलब रिसाइकिल करना है। सीवर और गंदले पानी के प्रबंधन, जलापूर्ति के दायरे तथा पानी की गुणवत्ता व मात्रा के बारे में प्रदान की जाने वाली सेवाओं का मूल्यांकन किया जा सकेगा। तो जाहिर सी बात है, देखें ये प्रश्न पढ़ने पर बड़े होते हैं, लेकिन केवल और केवल पानी के बारे में बता रहा है, तो इसमें क्या होगा, ये कौन सा सर्वेक्षण होगा, पेयजल सर्वेक्षण। जब ये बड़े बड़े प्रश्न आए तो केवल एक उसको सरसरी निगाह से पढ़ें और थोड़ा सा समझते चले प्रश्न पूछना क्या चाह रहा है। इसमें स्पष्ट शब्दों में समझ आ रहा था कि पेयजल सर्वेक्षण का राइट आंसर होना चाहिए। चलिए बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। भारत की पहली जूट मिल किस राज्य में स्थापित की गई थी? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत की पहली आपका पश्चिम बंगाल में बनाई गई थी, और कब बनाई गई थी? 1855 में पश्चिम बंगाल में इस मिल का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की। तो देखें, द्वारा 4 किलोग्राम कैलोरी ऊर्जा मिलती है, मतलब किसके द्वारा 4 किलोग्राम ऊर्जा मिलती है? तो याद रखें, आपका 1 ग्राम प्रोटीन से आपको एनर्जी मिलेगी, 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगी, 4 किलो कैलोरी। जबकि मैं 1 ग्राम वसा खाऊं, 1 ग्राम फैट लूं, 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ठीक है, 1 ग्राम प्रोटीन, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आप खाएंगे तो कार्बोहाइड्रेट से आपको 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगी। तो सबसे ज्यादा एनर्जी देने वाला कौन है? फैट से सबसे ज्यादा एनर्जी है। तो आपसे पूछा है किसके द्वारा 4 किलोग्राम ऊर्जा मिलेगी, तो 1 ग्राम प्रोटीन की बात चल रही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 ग्राम प्रोटीन। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, इन बातों को भी आप याद रखें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आपका। ठीक है, हाँ, यहाँ से 2 प्रश्न और बन सकते हैं। सर्वाधिक ऊर्जा आपको कौन देता है? तो वसा सर्वाधिक ऊर्जा देता है। ठीक है, इनिशिएंट एनर्जी कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट आपका इनिशिएंट एनर्जी यानी तत्काल ऊर्जा देने का कार्य करता है। तो जो क्रिकेट खिलाड़ी होते हैं, तो ये आपका जो जल पीते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट होता है, जिससे इन्हें तुरंत ताकत मिलती है, इनिशिएंट एनर्जी मिलती है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर भी आपका इंजेक्शन लगाने के पहले खा लो बिस्कुट, क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, और कार्बोहाइड्रेट आपको इनिशिएंट एनर्जी यानी तत्काल ऊर्जा देने का कार्य करता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखें अगला प्रश्न क्या है। हरित क्रांति के दौरान किसानों ने का उपयोग करके फसलों की खेती की। तो हरित क्रांति की शुरुआत है, विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन हैं। 60 से 70 के दशक में हरित क्रांति आई थी। 1966 में हरित क्रांति तीव्र गति से फैली थी, और हरित क्रांति के दौरान उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग किया गया था, और गेहूं के उत्पादन में तीव्रतम वृद्धि हुई थी। याद रखें, फसलों की किसानों ने किसका उपयोग करके किया था? पत्रों, निम्न उपज वाली फसलें तो नहीं है, अधिक उपज देने वाली, मैंने अभी बताया इसमें अधिक उपज देने वाली फसलों का प्रयोग किया गया था। तो हरित क्रांति के दौरान अधिक उपज देने वाली फसलों का प्रयोग किया गया था, और हरित क्रांति में ही भारत पहली बार खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर हुआ था, और पहली बार भारत से पहली बार देश में किसी देश को खाद्यान्न क्या हुआ था? निर्यात हुआ था, इसी हरित क्रांति के दौरान। ठीक है, चलिए आपका बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? 13वां प्रश्न। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 83 राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियन 2022 था? तो याद रखें कौन सा राज्य है? मेघालय है, जो 2022 का मेजबान था टेबल टेनिस। ठीक है, चलिए बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखें निम्नलिखित में से किसने कथक नृत्य शैली के विकास के लिए पुरस्कार और मान्यता प्राप्त की है? तो कथक जो नृत्य है तो कौन है? शोभना नारायण आपका कथक से संबंधित हैं, या शोभना नारायण। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कथक होगा। केलुचरण महापात्रा, इनका जो संबंध है सत्रिया से है, सत्रिया जो असम का लोक नृत्य है। बातों को भी आप याद रखें। ठीक है, चलिए बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखें सिंधी समुदाय द्वारा मकर संक्रांति निम्नलिखित में से किस नाम से मनाई जाती है? यानी जो सिंधी
समुदाय के लोग हैं ये भी आपका मकर संक्रांति मनाते हैं। तो किस नाम से मनाते हैं? तिरमूरी नाम से ये मकर संक्रांति को मनाते हैं सिंधी। ठीक है, तो बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर देखें। Which article of Indian Constitution provides for right to freedom of speech? यानी right to freedom of speech यानी बोलने का अधिकार कौन सा आर्टिकल प्रदान कर रहा है? तो 19 आपका बोलने का अधिकार है। यहाँ पर आपको बहुत सारी स्वतंत्रताएं दी गई है। ठीक है, देखिए बोलने का अधिकार है लेकिन कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है। ठीक है, आपकी स्वतंत्रता वहां पर बाधित हो जाएगी, जहां आपकी स्वतंत्रता वहां पर समाप्त हो जाएगी जहां पर सामने वाले का अधिकार बाधित हो। ठीक है, आर्टिकल 21 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की बात करता है। ये भी याद रखें, जब आपका देश में इमरजेंसी आती है यानी राष्ट्रीय आपात आता है, तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 समाप्त नहीं होते हैं, बाकी सारे आर्टिकल समाप्त हो जाते हैं। तो 21 मैंने 21 कहा है, 21 का नहीं कहा है, इस बात को याद रखें। 21 अलग है और 21 का क्या है? अलग है। ठीक है, बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर देखें। निम्नलिखित में से कौन सा हिंद महासागर का विस्तार है? मतलब हिंद महासागर का विस्तार कौन सा है? तो अरब सागर आपका क्या है? हिंद महासागर का ही क्या है? विस्तार है। ठीक है, बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर देखें। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संसद ने सामाजिक और आर्थिक नीति के उद्देश्य के रूप में समाज के स्वरूप को स्वीकार किया था, उदारवादी, पूंजीवादी, साम्यवादी और समाजवादी। ठीक है, तो कौन सा है आपका? समाजवादी। स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद भारतीय संसद ने समाजवादी स्वीकार किया है। हमारे जो राज्य है वो कैसा है? समाजवादी है। ठीक है, जो समाजवादी देखें, उत्पादन के साधनों पर जब निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है, दो शब्द होते हैं, एक पूंजीवाद एक समाजवाद। उत्पादन के साधनों पर जब निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है, जब उत्पादन के साधन जैसे भूमि हुई, श्रम हुई, पूंजी हुई, पर निजी व्यक्तियों का अधिकार होगा तो वो कहलाएगा पूंजीवाद। ठीक है, और जब उत्पादन के साधन यानी भूमि, श्रम, पूंजी पर सरकार का अधिकार होगा तो क्या कहलाएगा? समाजवाद कहलाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखिए, भारत के किस केंद्रीय मंत्री ने नवंबर 2022 में डॉट परिषद दिल्ली में उद्यमिता सेल्वा नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया था? तो वो मंत्री कौन थे? भूपेंद्र यादव इसका राइट आंसर होगा। ये भी आपका 2022 करंट अफेयर्स का प्रश्न था। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न। एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य राष्ट्रीय आय को निरूपित करता है। एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं का आपका अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य आपका क्या बनाता है? राष्ट्रीय आय बनाता है। तो राष्ट्रीय आय के लिए आपको जीडीपी, फिर आपको निकालेंगे जीएनपी, फिर आप निकालेंगे एनएनपी और फिर आप निकालेंगे एनआई। मतलब इन शब्दों से जीडीपी से जीएनपी, जीएनपी से एनएनपी, एनएनपी से एनआई यानी नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय निकलती है। तभी आपका टर्मिनोलॉजी के अंतर्गत इन शब्दों को मैं समझाऊंगा। जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, एनएनपी क्या है, एनआई क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अंतिम। ठीक है, तो देखें ये थे आपके प्रश्न। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।